नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तथागत एडुजोन पर। अब आज से हम शुरू कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के जो पुराने पेपर हुए हैं उनको एक एक करके डेली कोशिश करेंगे कि कम से कम एक पेपर हम बात करें उस पर। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। 2021 का जो मुख्य परीक्षा हुई थी ये 24 अप्रैल 2022 को हुई थी, इसी के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं जो सबसे पहला क्वेश्चन है जीएस में, वो है कि अफ़गानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपके, उस्ताद अली खां, मुस्तफ़ा खां, दौलत खां, हसन खां। तो इसमें से दौलत खां सही है। अब दौलत खां क्या, तो अफ़गानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी, ये दौलत खां जो लोधी थे इब्राहिम लोधी के चाचा थे, भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। वास्तव में दौलत खां की सोच यह थी कि बाबर भी तैमूर की तरह भारत को लूटकर वापस अपने देश चला जाएगा, जिससे इब्राहिम लोधी की स्थिति कमज़ोर होगी, जिसका लाभ उठाकर वो अपनी स्थिति मजबूत। तो बाबर को बुलाने का सबसे बड़ा कारण यही था कि ये चाह रहे थे कि हमको सत्ता मिल जाएगी, इब्राहिम लोधी चला जाएगा और हमको सत्ता मिल जाएगी। इस वजह से इन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था। फिर ए डेट इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है जोनाथन पेरी। जोनाथन पेरी कौन है, तो डेथ इन बनारस के लेखक जोनाथन पेरी हैं। इनकी अन्य फेमस पुस्तकों तो द पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रियटिज्म और क्लासेस ऑफ लेबर कास्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा, मतलब कांगड़ा जो है हिमाचल प्रदेश वाला, उसके बारे में है। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो डेथ इन बनारस। ठीक है, अगली जो बात है वो है निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो कौन कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का क्या नाम है, इसमें रासायनिक नाम दिया है और उसका प्रसिद्ध नाम दिया गया है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम बारकोनाइट, उसके बाद वॉशिंग पाउडर, सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, उसका है सोडियम का बाइकार्बोनेट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ब्लीचिंग बी ऑप्शन जो है गलत है। पेरिस ऑफ यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, और इसमें दिया क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट दिया है। तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट दिया है। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रांत दिए हैं, उनकी राजधानी दी है प्रांतों की। तो इसमें कह रहा है कि न्यू साउथ वेल्स ब्रिस्बेन दिया है, क्वींसलैंड सिडनी है, विक्टोरिया की पर्थ है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की कौन सी मेलबर्न है। तो आपको इसमें से सुमेल करना है। तो हम देखते हैं कि न्यू साउथ वेल्स की कौन सी सिडनी है, क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन है, विक्टोरिया की मेलबर्न है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की कौन सी पर्थ है। फिर आगे दिया है कि संस्थान दिए हैं, नहीं कि संगठन दिए हैं, उनका स्थापना वर्ष दिया है। तो इसमें इनका आपको मिलान करना है कि कौन सा संगठन कब स्थापित हुआ था। तो हम देखते हैं कि जो ललित कला अकादमी है 1954 में, संगीत नाटक अकादमी 1953 में, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 में, सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र 1979 में स्थापित हुआ है। इस तरीके से बाघ अभयारण्य दिए हैं, टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो हम देखते हैं कि अमनगढ़ दिया है, बांधवगढ़ है, कान्हा है, संजय दुबरी। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा नहीं है। तो अमनगढ़ जो है वो नहीं है इसमें। अमनगढ़ कहाँ है, तो बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। इसे कार्बेट बाघ अभयारण्य के बफर क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। बांधवगढ़, कान्हा, संजय दुबरी बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये तीनों बाकी के एमपी में है, और जो ऊपर वाला ए है ऑप्शन वो आपका यूपी में है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो डारलीपाली है, दादरी है, सिंगरौली है, विंध्याचल है। तो इसमें कह रहा है कोयला आधारित कौन से यूपी में स्थित हैं। यूपी में कौन कौन सा, बी ऑप्शन होगा। बी मतलब 2-3, दादरी और सिंगरौली। दादरी आपकी अलीगढ़ के पास पड़ता है और सिंगरौली पड़ता है सोनभद्र में। तो दादरी और सिंगरौली उत्तर प्रदेश स्थित कोयला आधारित बिजली संयंत्र हैं। टालीपाली उड़ीसा और विंध्याचल मध्य प्रदेश में स्थित है। इस तरीके से हम देखते हैं यूपी के कोयला आधारित संयंत्रों की संख्या कितनी, 5 है, जो क्रमशः सिंगरौली, दादरी, रिहंद, फिरोज गांधी ऊंचाहार यानी कि रायबरेली वाला, टांडा में है। कोयला आधारित एक बिजली संयंत्र मेजा में स्थित है, जो संयुक्त क्षेत्र का है। तो उत्तर प्रदेश में जो 5 हैं और एक संयुक्त क्षेत्र का भी है। इस तरीके से फिर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें दिया गया है गाय, देवनी, बकरी, बर्बरी, ऐसा पशु दिया गया, उनकी नस्ल दी गई है। भैंस की कौन सी है, भदावरी है। भेड़ की कौन सी है, तो गिर है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं, तो डी दिया है ऑप्शन, गाय का कौन सा, गिर। तो सही नस्ल दी है गाय की, बकरी, देवनी बकरी की, बर्बरी भैंस की, भदावरी गाय की, गिर नस्ल गाय की है, भेड़ की नहीं। तो इसमें भेड़ दिया था, इस वजह से वो गलत था। फिर कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें पुस्तक दी है, उनके आगे लेखक दिए हैं। तो
रस पंचाध्यायी कौन है, तो उसमें वृंदावन दास दिया है। चैतन्य भागवत जयनंदा हैं। चैतन्य मंगल नंददास की। भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती। तो इसमें से आपको सुमेलित करना है। तो पुस्तक कौन से, रास पंचाध्यायी के नंददास हैं। चैतन्य भागवत के कौन है, वृंदावन दास हैं। चैतन्य मंगल के जयनंदा हैं। भक्ति रत्नाकर के नरहरि चक्रवर्ती हैं। इस तरीके से अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। कौन सा है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। दिए गए आहार समूह में से अधिकतम ऊर्जा प्रदान करने वाला समूह कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन है। एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा, जबकि 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जबकि जल, विटामिन और लवण से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, बल्कि ये शरीर के उपापचय को सुचारू रूप से चलाने के काम आते हैं। तो इसमें कहा है जबकि जल, विटामिन और लवण से कोई ऊर्जा नहीं मिलती। ये पीसीएस में एक बार क्वेश्चन आया है, जल से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 0 कैलोरी होता है। इस वजह से आपको फंसा भी सकता है। उसके बाद में फिर है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेताओं के नाम कौन कौन से, तो महात्मा गांधी, उसके बाद BS मुंजे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, CY चिंतामणि। तो इसमें से महात्मा गांधी दूसरे में गए थे, जबकि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो तीनों में गए थे। तो ऑप्शन सी सही है इसका। 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, जबकि महात्मा गांधी ने सिर्फ 2 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उन्होंने इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। इसके अतिरिक्त एनी बेसेंट तथा सरोजिनी नायडू ने भी भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व 2 गोलमेज सम्मेलन में किया था। इस तरीके से हम देखते हैं कि ऑप्शन सी सही इसका है। निम्नलिखित में से कौन सा देश के बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है, तो इसमें लाटविया और पोलैंड दिया है। लाटविया और रूस दिया है। स्वीडन और रूस है, तो स्वीडन और नॉर्वे है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। तो बाल्टिक सी जो है उसकी स्थिति के आधार पर आपको बताना है। तो हम देखते हैं ऑप्शन डी दिया है, स्वीडन और नॉर्वे जो है बाल्टिक देशों को लोलैंड कंट्री भी कहा जाता है। तो इसमें कौन से बाल्टिक सागर के तट पर स्थित देश कौन कौन से हैं, तो डेनमार्क है, एस्टोनिया, फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, स्वीडन, पूर्वोत्तर जर्मनी, पोलैंड और रूस हैं। नॉर्वे की सीमा बाल्टिक सागर से नहीं लगती है। बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर की एक शाखा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बाल्टिक सागर से लगे हुए देश इतने देश दिए हैं। फिर है निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत कौशल यानी कि 2021 प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते थे, जिसका परिणाम भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 में घोषित किया गया था, तो ये था आपका उड़ीसा ने। फिर है हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। जो हिमालय में त्रिशूल शिखर है ये कहाँ पर स्थित है, तो यह चोटी 775 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर है। त्रिशूल चोटी की बात कर रहा है और कहाँ पर स्थित है। इसका नीचे कोटों में से तो ए सही, केवल एक सही है, यानी कि उत्तराखंड में है। त्रिशूल पश्चिमी कुमाऊं की 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है। इसकी 3 चोटियाँ की अवस्थिति की वजह से इसको त्रिशूल कहा जाता है। चोटियों की एक समूह जिसकी सबसे ऊंचाई त्रिशूल 7120 मीटर है। 3 चोटियों को त्रिशूल 1, त्रिशूल 2 और त्रिशूल 3 नाम दिया गया है। त्रिशूल समूह नंदा देवी अभयारण्य को घेरने वाली चोटियों के वलय के दक्षिण पश्चिम कोनों का निर्माण करता है। त्रिशूल शिखर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के समीप स्थित है। तो बागेश्वर जिला जो उत्तराखंड का वहीं पर स्थित है ये। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं, तो पर्वत पारिस्थितिक तंत्र यानी कि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, जो स्थलीय इकोसिस्टम होता है उसका कौन सा भाग नहीं, तो कह रहा है कि पर्वतीय यानी कि पर्वत पारिस्थितिक तंत्र, सागरीय पारिस्थितिक तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और अर्धशुष्क। तो इसमें से कौन सा आपका सही ऑप्शन होगा, बी मरीन, यानी कि जो सागरीय पारिस्थितिक तंत्र है वो स्थल का भाग नहीं होगा, क्यों वो जल जो पारितंत्र है उसका भाग होगा। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार जो मुख्य रूप से भूमि पर पाए जाते हैं कौन कौन से, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र कहलाते हैं। ये पृथ्वी के कुल सतह के क्षेत्र का लगभग 25 से 30% है। उसके बाद में भूमि पर जीवों और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण सीमित कारक आर्द्रता और तापमान है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में सम्मिलित हो क्षेत्र कौन कौन सा है, तो टुंड्रा वन परिस्थिति क्षेत्र, घास का मैदान पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, पर्वत पारिस्थितिक तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, अर्धशुष्क पारिस्थितिकी तंत्र आदि हैं। जो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र है सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है यहाँ, क्योंकि जो जैव विविधता है बहुत ज़्यादा है इस वजह से। तो ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसमें कोई मतलब नहीं है। फिर क्या है कि भारत के संविधान के भाग 4A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को 4A नहीं 9A दिया है आपका, 9A स्थानीय स्वशासन की संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। तो भाग 9A के तहत देखिए भाग 9 और 9A 9B 3 हैं।
ठीक है। तो 9A की बात की गई है। ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, तो किसको दिया गया है इसमें 9A के तहत हम देखते हैं तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, सिर्फ शहरी क्षेत्र की। ये 72वां जो 73वां संविधान संशोधन हुआ है उसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों को पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में आया उसके तहत आपको जो शहरी क्षेत्र वाला है उसके तहत भारतीय संविधान के भाग 9A में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन इकाइयों को 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसे नगर पालिकाएं नाम दिया गया है और अनुच्छेद 243B से लेकर के 243ZG में इसका संबंधित उपबंध किए गए हैं। जबकि भाग 9 में पंचायत शीर्षक से ग्रामीण क्षेत्र में स्थान दिया गया है। और जो भाग आपका ये 9A है इसके लिए अनुसूची भी जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची शहरी स्थानीय निकायों के बारे में बात करती है, जिसमें 18 विषय शामिल हैं आपके। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है। तो हम देखते हैं जेट्रोफा दिया है, जावा घास है, रोसा घास है और गुग्गुल है। तो कौन सा है, जेट्रोफा है। डीजल जैव यानी कि जैव डीजल पौधा जेट्रोफा है। इसे कई अन्य नामों से जाना जाता है, इसे रतन जोत, जैव डीजल, जेट्रोफा, करकास आदि। बायोडीजल पारंपरिक या जीवाश्म डीजल के समान एक वैकल्पिक ईंधन है। बायोडीजल का उत्पादन सीधे वनस्पति तेल, पशु तेल व अपशिष्ट खाना पकाने के तेल से किया जाता है। इन तेलों को बायोडीजल में परिवर्तित करने के लिए ट्रांसएस्टेरिफिकेशन किया जाता है। दिसंबर 2009 से केंद्र सरकार नेशनल बायोडीजल मिशन यानी कि 2009 से केंद्र सरकार ने नेशनल बायोडीजल मिशन है उसकी शुरुआत की है, जिसमें पारंपरिक डीजल के साथ 20% बायोडीजल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया, जिसमें जेट्रोफा की महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी सरकार ने 2025 तक 20% डीजल में और पेट्रोल डीजल में ये जो प्राकृतिक यानी कि बायोडीजल है उसको मिलाने की बात की है, तो जिससे कि हम अपने जो आयात है उसको कम कर सके डीजल पर। उस तरीके से मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करती है। तो हम देखते हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, कुमारगुप्त। जो मंदसौर अभिलेख लिखा गया था वो किसके लिए लिखा गया है, तो देखते हैं किसके लिए है ये। मंदसौर अभिलेख में गुप्त शासक कुमारगुप्त यानी कि कुमारगुप्त प्रथम के उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। मंदसौर प्रशस्ति की रचना कौन है, तो कवि वत्सव ने की थी। मंदसौर अभिलेख में ही सूर्य पूजा का वर्णन किया गया है तथा रेशम का काम करने वाले लोगों का भी वर्णन किया गया है। गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम ने ही सर्वाधिक अभिलेख जारी करवाया था। इस तरीके से हम देखते हैं। फिर आगे है कि पार्वती अर्घा रामसर स्थल के संबंध में, जो रामसर स्थल है पार्वती अर्घा में से कौन सा एक कथन सही है। तो एक चीज़ याद रखिए, आयोग क्या करता है, कौन से कथन सही है सही नहीं, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान से देखिएगा, इसमें गलत करा देता है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, यह एक पक्षी अभयारण्य है, तो इसमें सही कौन सा है कि दिए गए तो दोनों सही। जो पार्वती अर्घा है आपका कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। एक रामसर साइट है घोषित किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 10, वर्तमान में ये 2022 का दिया था, तो तब 10 सबसे ज़्यादा थी। अभी जब हम देखेंगे तो तमिलनाडु जो आपका है वहाँ सबसे ज़्यादा 14 जो साइट है वो रामसर में शामिल है। ठीक है, यूपी में 10 है और तमिलनाडु में 14 है। सबसे ज़्यादा इस समय तमिलनाडु में है, इसलिए ये उस समय के हिसाब से सही है। देश में 22 मार्च 2 तक कुल 49 साइटें थी, अभी जो बढ़कर के काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो 75 के आसपास हो गई। फरवरी 2022 में देश की 48वीं व 49वीं रामसर साइट बखीरा वन्यजीव अभयारण्य व खिजड़िया पक्षी अभयारण्य को घोषित किया गया था। ये पुराना डाटा है। ठीक है, फिर आगे है कि 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी, तो ये आपका था पौंडीचेरी में। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में स्थापित किया गया, पौंडीचेरी में स्थापित किया गया था। ये केंद्र एक स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े होते हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और किसानों के बीच अंतिम कड़ी के रूप में काम करते हैं। वर्तमान में कुल कितने, तो 725 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। फिर है स्वच्छ सर्वेक्षण, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। उसके बाद कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है, तो हम देख रहे हैं कावेरी दिया है, महानदी है, नर्मदा है, तापी, तो बी महानदी। तो कावेरी, महानदी, नर्मदा, तापी, सबसे बड़ी बेसिन है भारत में वो गंगा बेसिन है। उसके बाद देखते हैं जो दूसरे नंबर की है, यानी कि दक्षिण भारत की अगर सबसे बेसिन की बात करें तो महानदी का ही बेसिन है। महानदी की नदी घाटी यानी कि कितनी है, तो सबसे ज़्यादा दी गई है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर के साथ उपरोक्त नदियों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है। कावेरी का बेसिन क्षेत्रफल 81,155 है और इसका कितना 1,41,589 वर्ग किलोमीटर जो महानदी का है। उसके बाद कावेरी का कितना दिया, नर्मदा का कितना है, तो 98,000 है। उसके बाद ताप्ती का कितना है, तो 65,145 वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे ज़्यादा किसका है, तो महानदी का है। इस तरीके से दिया है। फिर दिया गया सूची 1 में वैज्ञानिक नाम है, फिर उसका दिया कार्य क्षेत्र क्या है, तो बीरबल साहनी किसे हरित क्रांति, केसी मेहता भ्रूण विज्ञान, पीसी महेश्वरी जीवाश्म वनस्पति, MS स्वामीनाथन तो पादप रोग विज्ञान।
अब इनका कोड दिया है। जैसे अब हम अगर ऑप्शन ना देखें तो बीरबल साहनी का नाम किस में आता है, तो ये पादप विज्ञान के लिए जाने जाते हैं। बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान के लिए जाने जाते हैं। केसी मेहता पादप रोग विज्ञान, पी माहेश्वरी भ्रूण विज्ञान और एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के लिए सबसे ज़्यादा इनका नाम लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास पे प्रायोजित की गई थी। तो किसके लिए हम देखते हैं, तो सी ऑप्शन है, विश्व बैंक द्वारा समर्थित है। यानी कि विविध कृषि सहायता परियोजना डास का प्रथम चरण 23 सितंबर 1998 में विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ किया गया था, जो मार्च 2004 तक चला। इसका उद्देश्य किसानों की भागीदारी के माध्यम से कृषि विविधीकरण की प्रक्रिया को तेज करना था। डास का द्वितीय चरण नवंबर 2007 में राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसे RKVY यानी कि भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था। यह चरण 31 मार्च 2013 में पूरा हुआ था। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी, यह 2017 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना नवंबर 2017 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी। कृषक समृद्धि आयोग का उद्देश्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करनी है। तो केंद्र सरकार के स्तर पर भी किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास किया जा रहा था, उसी परिपेक्ष में राज्य सरकार भी इस दिशा में काम कर रही थी। शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो क्या वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। तो ऑप्शन कौन सा है, तो केवल एक सही है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शेरशाह सूरी न सिर्फ एक शासक के रूप में प्रसिद्ध हैं, बल्कि वह एक सुदृढ़ प्रशासनिक, आर्थिक, सैन्य व्यवस्थापक आदि के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। वास्तव में उनकी प्रसिद्धि का मूल कारण युद्ध विजय से इतर उसके प्रशासनिक व्यवस्था में निहित था। तो हम देखते हैं कि इस तरीके से उनके प्रशासनिक व्यवस्था में निहित था, ठीक है। जबकि हम देखते हैं शेरशाह सूरी की मृत्यु जो कालिंजर का युद्ध हुआ था उसमें लड़ते हुए हुई थी, तो इस वजह से उनको एक प्रशासनिक व्यवस्था के नाम से जाना, जैसे ग्रांड ट्रैंक रोड है और जो वित्तीय व्यवस्था स्थापित की थी जिसका अकबर ने आगे चलकर अनुकरण किया, तो उनके लिए इनको ज़्यादा जाना जाता है। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था, तो ओपन रॉक म्यूजियम जो है भारत में हैदराबाद में स्थापित किया गया था। इसके बाद में आगे क्या बात है, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला-ए-कोहना का निर्माण किसने कराया था, तो ये शेरशाह ने कराया था। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला-ए-कोहना का निर्माण शेरशाह ने कराया था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करने के बाद अपने निजी इस्तेमाल के लिए मस्जिद का निर्माण कराया, जो उनकी शाही आकांक्षा का प्रतीक बन गया। फिर इंडिया स्टेट ऑफ स्टेट फॉरेस्ट 2021 वाली जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार बात की गई है। तो उसमें कहा गया कि भौगोलिक क्षेत्रफल 33% से अधिक राज्यों का वनाच्छादित कौन से हैं, तो 17 राज्य ऐसे हैं जिनकी 33% से ज़्यादा वनाच्छादित राज्य हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि दिसंबर 2000, फिर ये करंट अफेयर्स का है। अब नए आंकड़े आ गए, हम इसको जो भी जैसे कि फॉरेस्ट वाले जो आंकड़े आए हैं वो भी बात कर लेंगे, और इस तरीके जो भी करंट की घटनाएं धीरे धीरे आने वाले टाइम में उनका भी लेक्चर शुरू किया जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्या है, तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम फिर है। किसान क्रेडिट कार्ड 1999 में देखते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी। तो कह क्या रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में, नाबार्ड की 1982 में, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992-93 में, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में हुई। तो इस तरीके से इनको समूह को कोड के हिसाब से चुनना था आपको। फिर 2022 ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया है, तो ये 2001 में पारित किया गया था। भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम को वर्ष 2001 में पारित किया। इससे पौधों की किस्म, कृषकों और पौधों के संवर्धकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करने तथा पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु लाया गया था। उसका अगला क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर्स का है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, तो 1952 में किया गया था। NDC से जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। यह एक संविधानेतर निकाय है। संविधानेतर निकाय मतलब इसका संविधान के तहत इसका गठन नहीं हुआ था, इसका अलग से गठन किया गया था, जिसका उपबंध संविधान में नहीं किया गया है, ठीक है। इस तरीके से संविधानेतर निकाय है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय मंत्री परिषद के सभी सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री
केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक योजना आयोग के वर्तमान यानी कि नीति आयोग के जो सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। ठीक, इस तरीके से। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो ये आपका लखनऊ जो दिया है, लखनऊ में इसका मुख्यालय है सिडबी का। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी, यानी कि वैधानिक संस्था। ठीक है। और फिर क्या है, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस घनत्व को मापने के लिए होता है? तो ये है आपकी धुआं मापने के लिए। रिंगलमैन स्केल का इस्तेमाल धुएं के मापन के लिए होता है। यह धुएं के आभासी घनत्व को मापने का एक पैमाना है। इसका विकास पेरिस के कृषि इंजीनियर प्रोफेसर मैक्समिलियन रिंगलमैन द्वारा 1888 में किया गया था। उन्हीं के नाम पर इसका अनुमानित घनत्व के स्तर 5 होते हैं इसमें धुआं मापने के लिए। फिर एक किताब के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना दी गई। तो क्या है? प्रस्तावना, विषय सूची, अध्याय, अनुक्रमणिका, शीर्षक दिए गए सही तार्किक का व्यवस्था कीजिए। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? तो किताब के हिसाब से क्या आएगा? सबसे पहले शीर्षक, फिर विषय सूची, प्रस्तावना, अध्याय एवं फिर अनुक्रमणिका। इस तरीके से उसको कैटेगराइजेशन किया जाता है बुक का। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? तो आपकी सहारिया जो है, तो चेरो पाई जाती है, खरवार पाई जाती है, गोंड पाई जाती है, लेकिन सहारिया नहीं पाई जाती। सहारिया जनजाति ललितपुर जिले में पाई जाती है। वाराणसी जिले में चेरो, गोंड, खरवार, धुरी, ओझा, नायक, पथरी आदि पाई जाती हैं। फिर गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? तो इसमें कौन सा है आपका? सहारनपुर है। बिजनौर से, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से होकर बहती है। काफ़ी जिलों से बहती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया आदि हैं। उसके बाद 2008 में, ये हमने बताया भी है, नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। आगे है आपका संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 108 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अधीन किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध की अवस्था में संयुक्त अधिवेशन का उपबंध किया गया है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अनुच्छेद 118 के अधीन की जाती है। और संयुक्त अधिवेशन को आहूत कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो संयुक्त बैठक चाहे तो बुला सकता है, इस तरीके से। और अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन में जो विधेयक होता है सामान्य प्रस्ताव से पारित किया जाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं थे? तो राजा मानसिंह तोमर, तानसेन, सदारंग, अदारंग, उसके बाद में माल गुर्जरी। तो ये माल गुर्जरी हैं, ये इनका संगीत क्षेत्र में योगदान नहीं था। हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में राजा मानसिंह तोमर, तानसेन, सदारंग, अदारंग आदि महान विभूतियाँ हैं। संविधान संशोधन तथा धन विधेयक को छोड़कर ये ऊपर वाला दे दिया है, कोई बात नहीं। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 सूचियों को प्रावधान किया गया। तो कौन सी ऐसी अनुसूची है जिसमें 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है? 12 टोटल अनुसूचियाँ हैं। 12 में ऐसी कौन सी अनुसूची है? तो इसमें देखो 6, 7, 8। तो 8वीं अनुसूची जो आपकी है उसमें भाषाओं का प्रावधान किया गया है। और 7वीं जो है उसमें कह रहा है कि केंद्र संबंध को लेकर के तीनों सूचियों की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो 7वीं। और 6ठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्यों के बारे में प्रशासन के बारे में बात कही गई। ठीक। फिर है 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या है कि अंबिका चक्रवर्ती, यशपाल, भगत सिंह और छबील दास। तो अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में किया था। इसके प्रसिद्ध सदस्यों में भगत सिंह, छबील दास, यशपाल, जयपाल, राजगुरु आदि थे। अंबिका चक्रवर्ती नौजवान सभा के सदस्य नहीं थे। उसके बाद में आगे देखते हैं सुगमता सूचकांक के संदर्भ में, यानी कि ईज इंडेक्स जो होता है उसका क्या है? तो यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का एक तरीका है। यह भारत में एमएसएमई हेतु व्यापार सुगमता को आकलित करता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है। सुगमता सूचकांक के संदर्भ में दिए गए दोनों कथन सही है। यह सूचकांक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का तरीका है। ठीक है। इसमें क्या है कि व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत को 190 देशों में, ये करंट अफेयर्स का हो गया। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो हम देखते हैं कौन से है, बी या सी दिया है, बी सी दोनों हो जाएंगे, क्योंकि इसका एक कोड है बिस्लेरी से याद करिए, बी सी दोनों जल में घुलनशील, बाकी बी सी को छोड़ करके बाकी सारे वसा में घुलनशील हैं। इस तरीके से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा, बी और सी है। जल में घुलनशील विटामिन शरीर में जमा नहीं होते हैं, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के
हैं। वसा में घुलनशील विटामिन शरीर के यकृत, वसा, ऊतक और मांसपेशियों में जमा हो जाते हैं। विटामिन का मुख्य कार्य शरीर की उपापचय की दर को सुचारू रूप से बनाए रखना है। विटामिन शब्द सी फंक द्वारा दिया गया था। तो विटामिन शब्द जो है वो सी फंक द्वारा दिया गया था। ये एक प्रकार के जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक, डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या नापते हैं? तो ओजोन सांद्रता, ऊष्मीय चालकता, भूमि नमी या विकर्ण। तो कौन क्या नापा जाता है? ओजोन जो सांद्रता है वो नापते हैं डॉप्सन इकाई से। ओजोन सांद्रता को मापने के लिए उपयोग में लाई जाती है। डॉप्सन यूनिट ओजोन के अणुओं की संख्या है, जिसे 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान और एक वायुमंडलीय पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल के वायु दबाव पर इस तरीके से मापा जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो एम.एन. राय देखते हैं, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में मुंबई में हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इसी क्रम में भारत के तत्कालीन कई राष्ट्रीय नेताओं ने इस संस्था की अध्यक्षता की, जिसमें 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने भी अध्यक्षता की थी। उसके बाद है कि बाल्कस झील निम्नलिखित में से किन देशों में स्थित है? तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान। तो कजाकिस्तान में बाल्कस है। बाल्कस झील कजाकिस्तान में स्थित मध्य एशिया की सबसे बड़ी झील है। ये मध्य एशिया की सबसे बड़ी झील है। मध्य एशिया में जितने भी तान वाले देश हैं मैक्सिमम वही देश आते हैं। ठीक है, जो 17,000 वर्ग किलोमीटर की में फैली है तथा इसके उत्तर में कारागंडा कोचला बेसिन स्थित है। यह झील बेसिन नदी 2 देशों यानी कि कजाकिस्तान और चीन के बीच में साझा करती है। ठीक, उसके बाद का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में स्थापित। तो पैसरा, लेखरिया, बीरभानपुर, महादहा। इनको करना क्या है? तो जो मध्य पाषाण स्थल है यानी कि पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, इस तरीके के जो मध्य पाषाणी स्थल है उनको पश्चिम से पूर्व करना है, यानी कि इधर से इधर जाना है। तो इनका क्रम क्या है? मध्य पाषाणिक स्थलों की भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की क्रम क्या है? महादहा, लेखहिया, पैसरा, बीरभानपुर। इसमें महादहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में, लेखहिया उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में, पैसा बिहार, बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है। इस तरीके से इनका क्रम है। नीचे दिए सूची दी गई है, यानी कि विटामिन कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले है विटामिन के सामने पेप्सिन दिया है, एंजाइम कैरोटीन, हार्मोन केराटिन है और प्रोटीन प्रोजेस्टेरॉन। इसमें दिया है कि ये विटामिन किस किस कैटेगरी में आते हैं। तो विटामिन कैरोटीन विटामिन है, एंजाइम पेप्सिन है, हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है और प्रोटीन कौन सा है? केराटिन है। ये इस तरीके से इसका सुमेल होगा। उसके बाद अगला कहते हैं नीचे इनका भी सुमेल करना है। तो सूची 1 को सुमेल करना है। स्थल दिए हैं, संबंधित तीर्थंकर दिए हैं। तो श्रावस्ती में ऋषभनाथ, काकंदी, पद्म प्रभु, अयोध्या में सुविधानाथ, पभोसा, संभवनाथ। इसमें श्रावस्ती में संभवनाथ का है, काकंदी में सुविधानाथ का है और अयोध्या में ऋषभनाथ का है, पभोसा में पद्म प्रभु का है। अगला जो है क्वेश्चन वो है करंट अफेयर्स का। उसके बाद आपकी आ गई जो सामान्य बौद्धिक क्षमता, इसको अलग से किया जाएगा। राय ने अपनी 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो इन्होंने फारसी भाषा में लिखी है। मोनोथिस्ट मतलब एकेश्वरवादियों का उपहार जो हमको है, उस तरीके से इनकी बुक थी। हिंदी में पूछ देता है एकेश्वरवादियों का उपहार किसने लिखी थी? तो राजा राम मोहन राय ने 1809 में लिखी थी। और उर्दू यानी कि ये फारसी भाषा में। राजा मोहन राय ने 1809 में प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट एकेश्वरवादियों का उपहार फारसी भाषा में लिखी है। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा एवं 1828 में ब्रह्म सभा का गठन किया। इनको आधुनिक जो भारत में आधुनिकता का जनक कहा जाता है। जब 1829 के आसपास क्षत्रिय प्रथा का उन्मूलन हुआ तो इसमें बहुत बड़ा इनका योगदान था। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादक हार्मोन है? तो इंसुलिन, साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन। तो इसमें कौन सा है? साइटोकाइनिन जो है ये आपका पादप हार्मोन है। उसके अन्य पादप हार्मोन है ऑक्सिन, एथिलीन, एब्सिसिक अम्ल, जिबरेलिन्स आदि हैं। साइटोकाइनिन हार्मोन का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन को प्रेरित करना है, जबकि इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन मानव हार्मोन है। आगे हम देखते हैं कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो नाइट्रोजन गैस के रूप में, नाइट्रेट या अमोनिया। तो नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण मुख्यतः नाइट्रेट आयन के रूप में करते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में नाइट्राइट तथा अमोनिया के रूप में लेते हैं। नाइट्रोजन पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है। फिर आगे कह रहा है सूची दी है और सुमेल करना है। अकबर, गियास बेग, एतमादुद्दौला यानी कि दीवान यानी कि बादशाह, उनके समय के दीवान कौन थे? अकबर के समय गियास बेग, एतमादुद्दौला, जहांगीर, असद खान, शाहजहां, मुजफ्फर खान, औरंगजेब, सादुल्ला। तो इसमें अकबर के समय मुजफ्फर खान थे, जहांगीर के समय गियास बेग, एतमादुद्दौला थे और शाहजहां के समय सादुल्ला थे, औरंगजेब के समय असद खान थे।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर है? गाजियाबाद में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में। उसके बाद है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? सी। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ है? तो गाजियाबाद में है। उसका भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। इस तरीके से इनका सुमेल दिया गया है। उसके बाद में ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिर फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार, मतलब कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है? तो इसमें कौन सी है? आलू। आलू की फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है। 2014-15 500 करोड़ रुपए के कोष। ये बाकी करंट अफेयर का डाटा है, ये इतना आएगा भी नहीं। अब क्या है कि अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित से कौन वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो कौन सा? यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों की वितरित करने के कारकों से संबंधित है। तो कौन सा इसका सही है? सी, यानी कि बोथ, एक और दोनों। वाणिज्य के संदर्भ में दोनों कथन सही है। यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने से संबंधित है। वाणिज्य के अंतर्गत किसी आर्थिक महत्व की वस्तु जैसे सामान, सेवा, सूचना या धन का दो या दो से अधिक व्यक्ति या संस्थाओं के बीच सौदा किया जाता है। तो वाणिज्य का मतलब कॉमर्स, मतलब जब आप किसी के व्यापार या व्यवसाय करते हैं तो उसी को लेकर के है कि धन प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया कार्य वाणिज्य कहलाता है। सीधी सीधी इसकी परिभाषा दी है। फिर कह रहा है संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2023 को किसके अंतर्राष्ट्रीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट, भारत के प्रयासों से हुआ। तो इसका कहा गया है मोटे अनाजों, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2023 को मोटे अनाज की वाली फसलों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया। और भारत कई तरीके से अंतर्राष्ट्रीय फसलों को, मतलब जो मिलेट्स हैं उनको बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। सरकार G20 जो सम्मेलन हो रहा है उसमें भी मिलेट्स को प्रदर्शित कर रही, कई प्रदर्शनियाँ हो रही हैं। तो स्थानीय प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए मिलेट्स का यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ईयर ऑफ मिलेट्स को घोषित किया गया है। ठीक है। उसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता? तो सागौन, ओक, चेस्टनट, जैतून। तो ये कौन सा? सागौन नहीं पाया जाता है। सागौन का वृक्ष जो है भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता, बल्कि उष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता है। तो सागौन उष्णकटिबंधीय वनों में पाया। उसके बाद अगला हम देखते हैं क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? तो ये आपका कोरिंगा है। कोरिंगा जो मैंग्रोव क्षेत्र है गोदावरी नदी डेल्टा पर स्थित है। तो कोरिंगा क्षेत्र में गोदावरी डेल्टा पर अवस्थित है। यह भारत में सुंदरबन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। उल्लेखनीय है कि मैंग्रोव या अनूप वन ऐसे क्षेत्र होते हैं जो खारे पानी, यानी कि जो मैंग्रोव वन होते हैं ये खारे पानी या अर्ध खारे पानी में विकसित होते हैं। यह सामान्यतः समुद्र के किनारे उगते हैं। इसके अंतर्गत राइजोफेरा प्रजाति के वृक्षों का विकास होता है। भारत ये सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव वन है भारत में कहाँ है? तो उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इस तरीके से दिया है। उसके ये वृद्धि देखी गई इनमें, शीर्ष राज्य वाले हैं। आगे की बात कर रहा है कि कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? तो होकेरो है, पॉइंट कैलेमर वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य, तो सुमरीरी उलर झील। इसमें यह कह रहा है कि जितने दिए हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो राज्य में स्थित है किसी भी? तो ये कौन सा है? पॉइंट कैलेमर वन्यजीव, और ये तमिलनाडु में। भारत के लुप्तप्राय और स्थानीय प्रजाति ब्लैक बक मर्ग के संरक्षण के लिए 1967 पॉइंट कैलेमर वन्यजीव पक्षी अभयारण्य बनाया गया। यह अभयारण्य तमिलनाडु के नागीपट्टनम जिले में स्थित है। बाकी सब जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों में है, इस वजह से क्वेश्चन ऐसा पूछा है। ये आर्द्रभूमि में ग्रेट विदाराडम, दलदल, यूथेपेट, मैंग्रोवा, पंचानीडुक्कुलम आर्द्रभूमि का एक हिस्सा शामिल है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसमें बात की गई यदि किसी समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? आज ही हमने लेक्चर लिया है पॉलिटी का, उसमें राष्ट्रपति पढ़ाया है। तो सीधे बात की गई अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा, तो इसमें कहाँ का भारत के प्रधान न्यायाधीश हैं वो इस पद को संभालेंगे। अगर वो भी नहीं है तो जो सर्वोच्च न्यायालय का उनके बाद वरिष्ठता में जो मुख्य न्यायाधीश के बाद में जो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, अगर ऊपर के तीनों नहीं है तब वो पद संभालेगा राष्ट्रपति का। इस तरीके से हायरार्की बनाई गई है। फिर आगे बात कर रहे हैं कि वर्ष 2020 का प्रथम दिन बुधवार था। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित घटनाओं पर तो प्रोजेक्ट हाथी कब शुरू हुआ था? जैव विविधता अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर, इनका बताना है। तो प्रोजेक्ट हाथी आपका 92 में है, जैव विविधता अधिनियम 88 का है, उसके बाद है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आपका है 72 का, और प्रोजेक्ट टाइगर 73 का। तो देखते हैं कौन कौन सी है।
वन जीव संरक्षण अधिनियम 72 है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 है, प्रोजेक्ट हाथी 1992, जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। इस तरीके से इनका सम्मेलन होगा। उसके बाद है कि वो निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है। मिडिल ईस्ट इसको बोलते हैं। मिडिल ईस्ट में कौन सा? तो जॉर्डन और इजराइल, लेबनान और इजराइल, सीरिया और लेबनान, जॉर्डन और तुर्की। तो कौन से नहीं? मध्य पूर्व में शामिल देश हैं। सभी दिए गए विकल्प सही हैं। इस वजह से जॉर्डन, इजराइल, इराक, ईरान, लेबनान, यमन, कतर, सीरिया, तुर्की, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, फिलिस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात और साइप्रस, सभी देश मिडिल ईस्ट में आते हैं। इनको मिडिल ईस्ट कंट्रीज कहा जाता है इस वजह से। फिर कह रहा है पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? तो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब या सिंध। तो कौन सा है? बलूचिस्तान प्रांत में आपका ग्वादर बंदरगाह है। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अरब सागर तट पर स्थित है। यह बंदरगाह चीन पाकिस्तान के आर्थिक गलियारे की योजना में उत्कृष्ट रूप से शामिल है। ठीक है। उसके बाद 1817 क्या कह रहा है? तो 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। कहाँ? कलकत्ता में किए थे। डेविड हेयर द्वारा कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। यह एशिया का सबसे पुराना आधुनिक शैक्षणिक संस्थान है। अगला जो प्रश्न है वो है कि रॉकेट यानी कि रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो एवोगाद्रो परिकल्पना, ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय या संवेग संरक्षण। तो ऑप्शन डी इसका जो सही है वो क्या है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आपका रॉकेट काम करता है। उसके बाद फिर बात करें कि इसके न्यूटन के जो द्वितीय नियम के साथ साथ न्यूटन के तृतीय नियम के संयोजन का बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है जो रॉकेट आपका काम करता है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित यानी कि स्मारक दिया और निर्माता कौन है? तो अटाला देवी मस्जिद, नुसरत शाह दिया है, छोटा सोना मस्जिद, इब्राहिम शाह सरकी, कदल यानी कि कदम रसूल, सिकंदर शाह, अदीना मस्जिद, पंडुआ की जो वली मोहम्मद। तो इसमें अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी ने स्थापित कराया था। छोटा सोना मस्जिद वली मोहम्मद, कदम रसूल, नुसरत शाह, अदीना मस्जिद पंडुआ, सिकंदर शाह। इस तरीके से हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो इन सबको चीज़ों को भी देखते जाएंगे। लेकिन अभी ये है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का महत्व है कि पेपर के नेचर को समझने में और जो रिपीट क्वेश्चन होते हैं उनको टैकल करने में काम आता है ये इस तरीके से। फिर अगला है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, तुकारोई का युद्ध, मालवा पर मुगल आक्रमण, उड़ीसा पर कररानी की विजय। तो कौन कौन से ऑप्शन सुमेलित हैं? तो मालवा पर मुगल आक्रमण 1561 में, अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह 1562 में, उड़ीसा पर कररानी की विजय तो 1567 से 68 में, तुकारोई का युद्ध 1575 में। ये आर ओ में बहुत ज़्यादा उटपटांग क्वेश्चन पूछता है। बाकी पीसीएस में तो उतने नहीं रहते हैं, लेकिन आर ओ में एग्जैक्ट गेस करना बहुत मुश्किल रहता है कि कहाँ से कभी भी पूछ सकता है। फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यानी कि एडीपी नीति आयोग ने कब शुरू किया था? तो ये शुरू किया था आपका 2018 में, 1 जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला प्रोग्राम जो है उसमें शुरू किया गया था। तो 28 राज्यों से 115 जिलों की पहचान की गई थी। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो कौन सा है आपका? तो दिसंबर, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। उसके बाद ये जो आकांक्षी जिला वाला था इसमें था किन पैमानों पर? स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास, बुनियादी आधारभूत ढांचे पर केंद्रित है। जो आकांक्षी जिला प्रोग्राम है उसमें इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। अगला प्रश्न है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? तो द यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया, भारत। तो बी द यूनियन ऑफ इंडिया। जो अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार की कानूनी नाम क्या है? तो द यूनियन ऑफ इंडिया नाम दिया गया है। उसके बाद क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 280 जो है वो भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है कि हर 5 वर्ष पर राष्ट्रपति वित्त आयोग की स्थापना करेगा। 2017 में 15वें वित्त आयोग की स्थापना एन के सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। तो अभी इन्होंने 2026 तक के लिए रिपोर्ट दी है। फिर भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित से के लिए प्राप्त है? तो भारत का संघ के लिए, भारत का प्रदेश उप प्रदेश डोमिनियन के लिए। तो कहाँ तक भारत का जो संसद है कहाँ से? विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक हैं उनकी संपत्ति के लिए। तो इसमें ऑप्शन चुनना है कि कहाँ कहाँ भारत का जो संसद है कानून बना सकती है। तो 1 और 2 केवल सही है। क्यों? क्योंकि भारत की संसद की भारतीय संघ की तथा संघ के प्रदेशों उप प्रदेश यानी कि डोमिनियन के लिए कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है। संसद का प्राथमिक कार्य देश के संचालन के लिए विधियाँ बनाना है। इसके पास संघ सूची विषयों पर तथा अवशिष्ट शक्तियों पर विधि बनाने की विशिष्ट अधिकार है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य कहते हैं तो उनके भी मध्य विवाद है तो उन पर भी ये शक्ति है कि ये कानून बना सकती है। समवर्ती सूची पर कानून बनाती है, अर्थात इसलिए संसद की विधि राज्य विधानमंडल पर प्रभावी होगी। फिर कह रहा है निम्नलिखित 2021 का फिर भी करंट अफेयर्स का आ गया ये।
अगला जो है वो कह रहा अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह झील 4 देशों से घिरी हुई है, यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। तो जो विक्टोरिया झील है अफ्रीका में जो पाई जाती है, नील जो ब्लू नील है वो यहीं से निकलती है, विक्टोरिया झील से ही निकलती है। तो इसमें कह रहा है कि यह झील 4 देशों से घिरी हुई, यह अफ्रीका की भ्रंश घाटी पाई जाती है। तो इसमें सही कौन सा है, बी यानी कि दूसरा, यह भ्रंश घाटी में है लेकिन 4 देशों से घिरी नहीं। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सबसे बड़ी जो झील है अफ्रीका महाद्वीप की विक्टोरिया है। दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील भी है। यह झील अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों केन्या, तंजानिया और युगांडा में विस्तृत है। ठीक है। और प्रसार बुरुंडी, रवांडा के कुछ हिस्से तक है, लेकिन जो फेमस है वही विस्तार जो इसका है ये 3 देशों में है। इसका प्रसार क्षेत्र बुरुंडी और रवांडा के कुछ क्षेत्रों तक है। इसे डार्विन के ड्रीम पोन्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। नील नदी इसी झील से निकलती है। झील विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी है। पहली कौन सी है, सुपीरियर झील, जो कि यूएसए के जो 5 फ्लावर झील के नाम से जानी जाती है वहाँ पाई जाती है। सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील अमेरिका की है। और दूसरी जो मीठे पानी की झील है वो कौन सी है, विक्टोरिया झील है। और जो सुपीरियर झील है वो विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। फिर अगला रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है, व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन कौन से सही है। तो यह मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। व्यापार यानी कि ट्रेड की बात की जा रही है यहाँ पर। उसके बाद कह रहा है कि यह केवल मांग पक्ष से संबंधित, तो व्यापार जो है ये दोनों केवल एक से संबंधित, यानी कि दोनों मतलब ट्रेड और जो यानी कि डिमांड और सप्लाई दोनों से संबंधित होता है व्यापार। इस तरीके से एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं किससे, तो जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, वे औषधियाँ प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती हैं। आगे कह रहा है सुमेलित कौन सा नहीं है, तो मेज यानी कि मक्का जो है, नर मजरी निकालना, मूँगफली खूंटी बनना, काबुल चना किल्ले निकालना, तंबाकू सीड्स कर्तन, मतलब किस आधार पर इनका वो निकाला जाता है जो फसल होती है। तो मक्का नरमंजरी निकालना, मूंगफली खूंटी बनना, तंबाकू शीर्ष कर्तन। काबुली चना में किल्ले नहीं निकलते हैं, वो किल्ले निकलने वाले फसल है गेहूँ, धान, जौ, मक्का आदि। उस तरीके से ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था। तो रंगलाल, नवीन चंद्र सेन, हेमचंद बनर्जी, शिव कुमार बटावली। तो ये कह रहा है स्वाधीनता से पूर्व कौन से थे, तो शिव कुमार बटावली स्वाधीनता पूर्व भारत के राष्ट्रवादी कवि नहीं थे, वो रोमांटिक कवि थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं आरती, लाजवंती, लूना, अलविदा आदि। ये रोमांटिक कवि मतलब स्वच्छंदतावादी कवि थे, जो राष्ट्रवादी कविता है उससे अलग हट करके लिखते थे। राष्ट्रवादी से दिनकर हो गए, उनकी कविताएं हैं इस तरीके की। अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक तेल उत्पादक राज्य है। अलास्का की बात की जा रही है, अमेरिका का जो 50वां राज्य है। इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था। तो क्या कह रहा है, कौन सा सही कथन है, यहाँ आपको चूज़ करना है। तो दोनों सही हैं यहाँ। अलास्का क्षेत्रफल के आधार पर अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। यह तेल उत्पादन, प्राकृतिक गैस तथा मछली पकड़ना प्रमुख व्यवसाय है। अमेरिका ने इस क्षेत्र को 1867 में रूसी साम्राज्य से महज $7.2 मिलियन करोड़ में खरीदा था। आज के समय सोचो रूसियों की क्या हालत होगी, जब भी याद करते होंगे कि क्यों हमने इसको बेच दिया। सबसे ज़्यादा अमेरिका को फ़ायदा देने वाले राज्यों में से ये है। उसके बाद फिर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया। अब अगला है क्वेश्चन, उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना स्टैंड अप इंडिया संबंधित किससे है। अल्पसंख्यक से, ओबीसी से, दिव्यांग से, महिला, SC ST से। तो डी ऑप्शन है। ये महिला और SC ST जो समुदाय है उनको जो उद्यम बढ़ावा देने के लिए, उनके उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया जो कार्यक्रम है उसको शुरू किया गया था। उसके बाद अगला है कि दिसंबर, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिर ये केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो ये आपका लखनऊ होना चाहिए। हाँ, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान यानी कि CMAP जो है लखनऊ में स्थित। यह औषधि एवं सुगंधित पौधों के क्षेत्र में शोध, विकास एवं प्रचार प्रसार का कार्य करता है। यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की एक अग्रणी पादप अनुसंधान प्रयोगशाला है। इसके 4 अन्य शोध केंद्र बेंगलुरु, हैदराबाद, पंतनगर व पुरारा यानी कि बागेश्वर उत्तराखंड वाले में हैं। अगला कह रहा है इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही। तो इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो इसमें C दोनों सही हैं। इसको इंडोनेशिया को द्वीपों का देश कहा जाता है और ज्वालामुखी यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इंडोनेशिया में 15,000 से अधिक द्वीप तथा अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। जावा द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी माउंट केलूर और माउंट मेरापी हैं, अतः दोनों सत्य हैं। तो इस तरीके से इसमें जो इंडोनेशिया है वहाँ द्वीपों की संख्या सबसे ज़्यादा है। दिसंबर 2000 फिर आ गया आपका
हल हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण जिसे कहते हैं, तो हल्दी की जो मतलब तना है, भूमिगत तना है, उसको नाम क्या दिया गया है? बल्ब यानी कि ट्यूबर, कॉर्म, राइजोम। तो डी जो है राइजोम नाम दिया गया है। हल्दी के राइजोम यानी कि प्रगंध कहते हैं इसके तने को भोजन के में प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का भूमिगत तना है। इसका प्राकृतिक एंटीबायोटिक व एंटीसेप्टिक रूप में, जैसे कटने पर, सूजन पर व दर्द निवारक आदि में प्रयोग किया जाता है, जो हल्दी का यूज की जाती है। फिर कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल किस प्रकृति में आता है, इसका नेचर क्या है? तो ये क्या है? स्टेरॉयड है, एक तरीके का, एक प्रकार का स्टेरॉयड है। शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए लीवर तथा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह मोम जैसा चिकना पदार्थ है जो ब्लड प्लाज्मा द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचता है। कोलेस्ट्रॉल अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है और कोशिका भित्ति, ऊतक, हार्मोन, विटामिन डी और पित्त अम्ल बनाने के लिए आवश्यक होता है। लेकिन इसका अधिक स्तर होने पर खून की नलियों में जमने लगता है, जिससे वे सक्रिय हो जाती हैं तथा हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसे रोग का खतरा बढ़ जाता है। अगला है आपका, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या कहाँ? एमपी में है। वन्यजीव अभयारण्यों की सबसे अधिक संख्या कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो सही कौन सा है? दोनों सही है। मतलब एमपी में राष्ट्रीय उद्यान है और जो अभयारण्य है वो सबसे ज़्यादा निकोबार में है। तो भारत में राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। यहाँ कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि वन्यजीव अभयारण्य की संख्या के संदर्भ में अंडमान में कितने? 96 हैं। तो दोनों ही सही हैं ये। फिर है ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, उसका देखिए, ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो ये सी, उदय योजना जो है ऊर्जा, ये उज्ज्वल डिस्कॉम योजना जो एश्योरेंस वाली है, ये उदय उसी का नाम है। 2015 में शुरू की गई थी, विद्युत मंत्रालय द्वारा नवंबर 2015 में शुरू की गई है। फिर कह रहा है पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये एथिलीन गैस का यूज किया जाता है। पॉलीथीन बनाने में एथिलीन का उपयोग किया होता है। एथिलीन को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलकीकरण के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग पैकिंग की थैलियाँ तार के ऊपर का आवरण बनाने में किया जाता है। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है तो राष्ट्रपति में। संघ की जो समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें? राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो राष्ट्रपति दिया, हाँ दिया तो है, ऑप्शन ए सही है इसका। ठीक है, अनुच्छेद 53(1) के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं में अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अब पॉलिटी के भी जो लोग पढ़ रहे हैं, पॉलिटी के साथ साथ में लेक्चर पढ़ते जा रहे हैं, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट हमने बताया भी है किस तरीके के क्वेश्चन सीधे आते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, जिसमें 52 से लेकर के 62 तक राष्ट्रपति का प्रावधान है। ठीक है, अगला कह रहा है कि सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है? तो न्यूनतम यानी कि जो ऑफिशियल पद हैं वहाँ, और न्यूनतम जो आयु है किसकी? तो 21 वर्ष कहाँ किसकी है? तो भारत के राष्ट्रपति दे रहा है। 25 वर्ष पंचायत सदस्य, 30 वर्ष राज्य विधानसभा, 35 वर्ष राज्य विधान परिषद। अब इसको आप चाहे तो बिना ऑप्शन देखे भी कर सकते हैं। इसमें कर 21 वर्ष किसकी है? तो ये आपके हो जाएगा पंचायत वाला, कहाँ गया ऑप्शन? पंचायत सदस्य। 25 हो जाएगा लोकसभा, राज्य विधानसभा दिया, इसमें भी हो जाएगा। फिर 30 वर्ष कहाँ हो जाएगा? तो विधान परिषद में। 35 वर्ष हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। इस तरीके से सम्मिलित होगा, तो दिया भी होगा। 21 वर्ष पंचायत सदस्य, 25 वर्ष राज्य विधानसभा और 30 वर्ष राज्य विधान परिषद का सदस्य, 35 वर्ष भारत के राष्ट्रपति। ये भी अभी बताया है कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए। प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गैलापागोस द्वीप कहाँ है? इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिरोध के द्वारा हुई है। ये दक्षिण अमेरिका राष्ट्र पेरू का हिस्सा है। तो सही कौन सा है? केवल एक सही है। गैलापागोस देश कहाँ है? तो गैलापागोस द्वीप समूह प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के आसपास फैले ज्वालामुखी द्वीपों का एक समूह है। यह द्वीप इक्वाडोर का हिस्सा है। वर्ष 1978 में गैलापागोस द्वीप समूह को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया। इस द्वीप पर मांटा, रे और शार्क जैसी जलीय प्रजातियां पाई जाती हैं। इक्वाडोर द्वारा इस द्वीप समूह के एक हिस्से को वर्ष 1935 में वन्यजीव अभयारण्य बना दिया गया था। और 1959 में ये वही है जहाँ जो डार्विन ने अपना उत्तरजीविता वाला सिद्धांत है उसको प्रतिपादित किया था। फिर आगे हम देखते हैं कि 2022-21 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला क्या है? नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो शिव की जो नटराज वाली मूर्ति है उसके बारे में पूछा गया है। यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं, बाएं में एक महिला का। तो इस तरीके से पूछा गया है कि आपका कौन? तो दोनों सही है, मतलब 4 हाथों वाले शिव हैं और एक कान में यानी कि
दाएं कान में पुरुष का कुंडल और बाएं कान में महिला का कुंडल। चोल कालीन जो चोल हैं उनकी सबसे अच्छी कलाकृतियों में से नटराज की जो ये मूर्ति है ये बहुत फेमस है, कांसे की है। चोलकालीन नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक मूर्तियों में से एक है, जो नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है और अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने तथा बाएं में एक महिला का। यह नर और मादा के संलयन का प्रतिनिधित्व करता है और इसे अक्सर अर्धनारीश्वर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, तो जिस प्रकार ये क्या है, तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, ऊपर में से कौन सा नहीं, कोई नहीं, तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है, जिसकी स्थापना जुलाई 1989 में की गई थी। प्रदेश में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1952 में, ये भी लखनऊ में स्थापित है। यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं? तो राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, तो ये बी दूसरा सही है और जो पहला वाला है ये गलत है। क्या? तो रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, लेकिन राइन नदी उत्तरी जर्मनी में नहीं बल्कि पश्चिमी जर्मनी औद्योगिक गतिविधियों के लिए, यानी कि जर्मनी जो उसके उत्तर में ना होकर के पश्चिमी जर्मनी के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। उल्लेखनीय है कि राइन नदी यूरोप के कई देशों से होकर बहने वाली नदी है। यह स्विस आल्प्स में उच्च स्रोत के से निकलने के साथ ही उत्तरी सागर के मुहाने पर स्थित रॉटरडैम बंदरगाह तक लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर अगला है, फिर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आगे दे रहा है कि भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया था? तो इसको लागू किया 2008 में। 2008 में 8 मिशन इसके तहत शुरू किए। राष्ट्रीय जलवायु कार्य नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान शुरू किया गया था 2008 में। इसके तहत 8 मिशन शुरू किए गए थे। 8 मिशन में से पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन, ये भी पहले पूछा जाता था, राष्ट्रीय सौर मिशन। फिर राष्ट्रीय जल मिशन, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन है, जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन। तो 8 तरीके के मिशन है। अभी भी पूछा जाता है कि भारत का जो जलवायु एक्शन कार्यक्रम है वो कब 2008 में शुरू किया गया था, उसके तहत 8 मिशन थे। ठीक है। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो बटेश्वर मेला कहाँ लगता है आपका? आगरा, देरा, देवा शरीफ, जौनपुर में। तो देवा शरीफ जो है ये बाराबंकी का है। बटेश्वर आगरा का होगा, संकिसा फर्रुखाबाद, बिठूर का कानपुर। देवा शरीफ कौन सा? बाराबंकी है। बटेश्वर आगरा, संकिसा फर्रुखाबाद और बिठूर कानपुर में है। तो इस तरीके से हमने 2021 वाला मुख्य परीक्षा हुई थी उसमें 120 क्वेश्चन रहते हैं। 120 क्वेश्चन इस तरीके से देख लिए, और जो करंट अफेयर्स और रीजनिंग यानी कि सामान्य तर्क शक्ति वाले थे उनको छोड़ दिया गया, वो बाद में किए जाएंगे। जो करंट अफेयर्स होगा वो अभी के इंपॉर्टेंट रहेगा ना, इसलिए। तो इस तरीके से ये पेपर हमारा हो गया। अब अगले लेक्चर में अगले टेस्ट पेपर को लेकर के, यानी कि जो PYQ है उसको लेकर के आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।